देखो ये प्रैंक सीरीज का प्रैंक यानी कि शरारत, ऐसे ही मैंने नाम दिया है शरारत सीरीज, है ना। शरारत सीरीज का ये तीसरा पार्ट है और हर पार्ट में हम लोग 12 का दम देख रहे हैं। 12 का दम यानी कि 12 ईडियम्स देख रहे हैं। और कौन से ईडियम्स देख रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। देखो आप कितने भी बड़े ग्रामेरियन हो, लेकिन जब तक आपको ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ये कहो कि वर्ड पावर अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। उसी सीरीज में ये तीसरा सीरीज है और अगर इसके पहले का आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। इसमें जो पहला ईडियम्स मैंने लिया है वो है टू बी इन बैड बुक्स ऑफ, टू बी इन बैड बुक्स ऑफ। देखो अगर हम बैड की बात करें तो बैड मीन्स होता है इल। इल का मतलब होता है बेकार। इनऑस्पिशियस मीन्स भी होता है अशुभ या बेकार। सिनिस्टर मीन्स भी होता है बेकार। तो थोड़ा सा वर्ड हम जानेंगे। अगर चाहें तो हम अगली भी लिख सकते हैं। अगली मीन्स भी होता है बेकार। तो कहने का मतलब है टू बी इन बैड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होगा? टू बी मतलब होता है होना और बैड बुक्स मतलब होता है बेकार किताबों में। बेकार किताबों में का मतलब इल, बेकार परिस्थितियों में। इनऑस्पिशियस, अशुभ चीज़ों में। सिनिस्टर मतलब भी बेकार होता है, अगली मीन्स भी बेकार होता है। यानी कि हम ऐसी किताबों के साथ हैं, ये ऐसी किताबों के साथ हैं कि मतलब जो बैड बुक्स हैं यानी कि बेकार किताबें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम फेवर में नहीं हैं, किसी चीज़ के पक्ष में नहीं हैं, हम बेकार चीज़ों का साथ रखते हैं। तो इस टू बी आउट ऑफ फेवर, टू बी आउट ऑफ फेवर, टू बी आउट ऑफ फेवर। इसका मतलब हो गया कि पक्ष में न होना, पक्ष में न होना यानी कि परिस्थितियां अनुकूल न होना। पक्ष में न होना यानी कि परिस्थितियां अनुकूल में न हो, यानी कि सामंजस्य न बना हो। जैसे सोनिया गांधी। देखो इसको जो टू बी का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना। तो सोनिया गांधी इज इन बैड बुक्स ऑफ हर लीडर्स। यानी कि सोनिया गांधी अपने नेताओं के पक्ष में नहीं है। यानी कि सोनिया गांधी जो है इज इन बैड बुक्स ऑफ हर लीडर्स, यानी कि अपने नेताओं के ही पक्ष में नहीं है। जो उनके नेता हैं उनको ही इन्हें पसंद नहीं करते हैं। दूसरा है टू बी गुड बुक्स ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा टू बी इन फेवर। अब देखो ये बड़ा आसान है, आप याद कर सकते हो। और ईडियम्स है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको याद तो करना पड़ेगा। और आसान है। आज ऐसे ईडियम्स मैंने लिया है जो बिल्कुल ही आसान है। टू बी इन बैड बुक्स ऑफ, जो बैड बुक्स है इसका मतलब फेवर में नहीं है, क्योंकि बैड बुक्स फेवर में नहीं होंगी। लेकिन गुड बुक्स है तो ये फेवर में होंगी। फेवर में होने का मतलब होता है पक्ष में होना। ठीक है, पक्ष में होना। देखो अगर गुड की बात की जाए तो गुड मीन्स होता है ऑस्पिशियस,
नाइस, फाइन, एक्यूरेट, परफेक्टली, मास्टरली। तो टू बी इन फेवर ऑफ का मतलब अगर इसको वाक्य प्रयोग किया जाए तो हम कहेंगे मोदी इज इन फेवर ऑफ हिज लीडर्स, यानी कि मोदी अपने नेताओं के पक्ष में हैं। इन फेवर ऑफ, देखो इन फेवर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, हम यहाँ कहेंगे इन गुड बुक्स ऑफ। ठीक है, तो याद कर लो टू बी इन बैड बुक्स यानी कि टू बी आउट ऑफ फेवर, टू बी इन गुड बुक्स यानी कि टू बी इन फेवर। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। उम्मीद है कि आप ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वर्ड पावर आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना जो है ना, और आप जानते हो कि मैं ज़्यादा बतकही नहीं करता हूँ, केवल सीधे टॉपिक पर ध्यान देता हूँ। तो अब ईडियम से याद करने का कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जब बार बार आप इसे सुनोगे ना और बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और वैसे भी रिलेट कर लो, टू बी इन बैड बुक्स है तो बेकार किताबें हैं, तो इसका मतलब कि टू बी आउट ऑफ फेवर हो जाएगा। और टू बी गुड बुक्स यानी कि अच्छी किताबें हैं तो टू बी इन फेवर यानी कि फेवर में हो जाएगा। ये बैड बुक्स है तो आउट ऑफ फेवर है, गुड बुक्स है तो इन फेवर है। तीसरा है टू बी इन बैड ओडर ऑफ। टू बी इन बैड ओडर, ओडर मतलब क्या होता है? ओडर मीन्स होता है अरोमा, अरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस, अरोमा मीन्स होता है, ओडर मीन्स होता है स्मेल मीन्स होता है सेंट। अब देखो टू बी इन बैड ओडर ऑफ, तो जैसे टू बी इन बैड बुक्स ऑफ है तो टू बी आउट ऑफ फेवर, तो ये बैड ओडर है तो इसका मतलब है टू बी आउट ऑफ फेवर, टू बी आउट ऑफ फेवर यानी कि पक्ष में ना होना। तो उसी तरह से यूज ये भी हो जाएगा। देखो जब बैड ओडर रहेगा यानी कि कोई चीज़ जब आपको बदबू देगी ना तो आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसके पक्ष में नहीं रहोगे। लेकिन अगर यही बैड एडर की जगह गुड एडर आ जाए, जैसे टू बी इन गुड ओडर ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी इन फेवर, टू बी इन फेवर। इसका मतलब हो गया कि पक्ष में न होना, पक्ष में न होना। और इसका मतलब हो गया कि पक्ष में होना, पक्ष में होना। अब देखो इसका अगर यूज किया जाए तो कैसे होगा? एडर मीन्स तो आपको बताया गया है, तो बैड एडर होगा तो पक्ष में नहीं है, तो हम कहेंगे ए बैड पर्सन इज ऑलवेज इन बैड एडर, ऑफ हिज पीपुल, यानी कि जो बेकार पर्सन होता है ना वो हमेशा अपने लोगों के पक्ष में नहीं होता है, यानी कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। अगर इसी को कह दिया जाए ए गुड पर्सन और जेंटल पर्सन इज
ऑलवेज इन गुड ऑर्डर ऑफ। बिजली चली गई है, लेकिन सुन लीजिए हीज पीपुल। तो जैसे ही बिजली आती है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। गुड एडर ऑफ हिज पीपुल, यानी कि जो गुड पर्सन होते हैं अपने लोगों के पक्ष में हमेशा होते हैं। तो याद रख लेना, टू बी इन बैड बुक्स ऑफ मतलब टू बी आउट ऑफ फेवर, और टू बी इन बैड ऑर्डर ऑफ भी होगा टू बी आउट ऑफ फेवर। टू बी इन गुड एडर ऑफ मीन्स होगा टू बी इन फेवर, और टू बी इन गुड बुक्स ऑफ भी होगा टू बी इन फेवर। तो ये चारों सिमिलियर हैं, बहुत आसानी से याद हो सकता है। नेक्स्ट है 5वां है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो बोल्ट मीन्स होता है स्क्रू, ट्रीडल, पेडल बोल्ट होता है। और ब्लू मीन्स होता है उदासी। उदासी का मतलब एज्योर और एर्न मीन्स होता है उदासी। अब इसको थोड़ा सा समझो। बोल्ट का मतलब है कि एक सिटकिनी हो, ऐसा सिटकिनी हो जो फ्रॉम द ब्लू आपकी उदासी से वो बना हुआ हो। यानी कि ऐसे समझो कि एक ऐसा बोल्ट है जो हमेशा आपकी उदासी से जुड़ा हुआ है, आपके दुख से जुड़ा हुआ है, आपके कष्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस बोल्ट को याद रखो और इस ब्लू को याद रखो, उदासी को। तो इसका मतलब हो गया ए सडन कैलामिटी, ए सडन कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति होता है, यानी कि डिजास्टर होता है। डिजास्टर मतलब होता है आपदा या विपदा। बाकी पेरिल हो जाएगा, पेरिल। डिस्ट्रेस भी हो जाएगा। डिस्ट्रेस मीन्स होता है उदासी। तो आप इसको देखो, ये सडन कैलामिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पेपर में रहता है ऐसे, ए सडन डिजास्टर हो जाएगा, या सडन डिजास्टर हो जाएगा, या सडन पेरिल हो जाएगा। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करना हो तो द न्यूज ऑफ हीज husband's death came. The news of his husband's death came as a bolt of नहीं होगा, bolt from the blue। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाएगा ए सडन कैलामिटी, ए सडन डिजास्टर, ए सडन डिस्ट्रेस, या ए सडन पेरिल। 6 है बैड ब्लड। आज बहुत इजी लिए हैं हम लोग एडियम्स। बैड ब्लड यानी कि बेकार खून का मतलब हो जाएगा इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता का मतलब हो जाएगा दुश्मनी। इसको और बोल सकते हैं हॉस्टैलिटी मतलब भी होता है शत्रुता, हॉस्टिलिटी। उसके बाद हो जाएगा एंटागोनिज्म माने भी होता है दुश्मनी या शत्रुता। हॉस्टैलिटी, एंटागोनिज्म, रैंकर, मैलिग्निटी मीन्स होता है शत्रुता,
और इलविल मीन्स भी होता है शत्रुता, इलविल। तो बैड ब्लड का सिनोनिम्स आप हॉस्टिलिटी अगर आता है तो लिख सकते हो, एंटागोनिज्म लिख सकते हो, रैंकर, मैलिग्निटी और इलविल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, इसका मतलब हो जाएगा टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ब्लू ब्लड है तो इसका मतलब है कि वो एक कुलीन फैमिली से, कुलीन फैमिली मतलब होता है कि बड़े लोग है ना, जो शाही परिवार हों या बड़े व्यापारी हों, उनको हम एरिस्टोक्रेटिक बोलेंगे। और यहाँ जो ब्लड की बात है, ब्लू मीन्स तो उदास भी होता है, उदासी भी होती है, और ब्लू मीन्स नीला भी होता है। तो उदासी का मतलब क्या, सैडनेस हो जाएगा, सैडनेस। और जो ब्लड होता है, ब्लड मतलब फैमिली होता है, फैमिली होता है। ब्लड मीन्स डायनेस्टी, डायनेस्टी, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी होता है, रिलेशनशिप होता है। डिसेंडेंट भी होता है, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मीन्स भी होता है फैमिली या ब्लड होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो ब्लू है ना, ये ब्लू ब्लड बता रहा है कि एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हो। और जो एरिस्टोक्रेटिक होता है वो गॉर्जियस होता है, गॉर्जियस या स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर, ये इसका सिनोनिम्स होता है। यानी कि टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का मतलब ब्लू ब्लड। देखो इसमें क्या है ना कि आप कैसे तैयार करोगे ये मामला मायने रखता है। अब ब्लू ब्लड का मतलब भाई जो बड़े लोग होते हैं उनका खून नीला होता है क्या, यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होते हैं, कुलीन फैमिली से होते हैं, स्पेक्टेकुलर और गॉर्जियस फैमिली से होते हैं, उनका ब्लड नीला होता है क्या, ऐसे सोचो तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो जैसे अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो आप लिख सकते हो राहुल गांधी, राहुल गांधी कम्स फ्रॉम ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, यानी कि राहुल गांधी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है टू बी बॉर्न, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, विथ अ सिल्वर स्पून। थोड़ा सा इस भाषा को समझो। टू बी बॉर्न यानी कि जन्म लेना, विथ ए सिल्वर स्पून यानी कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, यानी कि एक बड़े परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली यानी कि बड़े खानदान में पैदा होना। देखो इसको तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून का मतलब हो गया कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होना का मतलब हो गया कि वैसे ही भाई धनी रहोगे तभी तो चांदी का चम्मच रहेगा, नहीं तो फिर गरीबी में कहाँ से चांदी का चम्मच मिलेगा। तो टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली यानी कि एक धनी परिवार में जन्म लेना। अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो लिख सकते हैं ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन was born with a silver spoon,
विथ अ सिल्वर स्पून, यानी कि चांदी के चम्मच के साथ ऋतिक रोशन पैदा हुआ था। नेक्स्ट है 9वां है टू बर्न द कैंडल, टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, एट बोथ साइड। अब देखो टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाना। दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाने का मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाने का मतलब हो गया कि मोमबत्ती ना तो इधर की रहेगी ना तो उधर की रहेगी। मान लो एक मोमबत्ती है और ऐसे खड़ा करना है, आप इधर से ना जलाओ इधर से ना जलाओ, एक काम करो दोनों तरफ से जला दो। तो दोनों तरफ से जला दो, रखोगे कहाँ? तो इसका मतलब हो गया टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी और एनर्जी, टू वेस्ट मनी और एनर्जी फुलिशली, यानी कि मनी यानी कि धन या ऊर्जा मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद करने का मतलब है टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। ठीक है, ये समझ में आया? टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड यानी कि मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला देना, यानी कि ना इधर का होना ना उधर का होना। तो टू वेस्ट मनी या एनर्जी कैसे बर्बाद कर देना? फुलिशली, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद कर देना। तो इसको हम कहेंगे टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, टू वेस्ट मनी और एनर्जी फुलिशली। जैसे माई फ्रेंड burn the candle at both side in his prime age, यानी कि मेरे मित्र ने बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, यानी कि अपना ऊर्जा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कब? इन हिज प्राइम एज, अपने जवानी में। प्राइम एज का मतलब होता है जवानी, प्राइम एज। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। देखो अगर आप अर्थ इसका जानते हो ना तो जान जाओगे। जैसे इसका आप समझे हो वैसे इसका समझो। बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया, सेम का मतलब वही और फीदर मीन्स होता है पंख। बर्ड का जो सिनोनिम होगा बर्डी होगा, BIRDIE, बर्डी। वोटेरी और डिकी हो जाएगा, डिकी। ये बर्ड्स के सिनोनिम है, यानी कि चिड़िया के। और फीदर का होता है विंग, आप जानते हो विंग्स माने पंख हो जाएगा। फिन भी होता है, फिन मीन्स पंख होता है, फिन में सिंगल एल है। और प्लम मीन्स भी पंख होता है। अब इसको समझो थोड़ा सा। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब क्या हो गया कि चिड़िया सेम पंख वाली, मतलब एक जैसे जितनी भी पंछियां हैं वो सारी की सारी पंछियां एक जैसे हैं। अब एक जैसे का मतलब ये है कि देखने में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब हो गया पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर एंड टेस्ट, पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर, persons of the same nature and taste। इसको थोड़ा सा आप समझो कैसे। भाई बर्ड्स जो हैं वो कैसी हैं? सेम फीदर की हैं, मतलब एक ही पंख के जैसी हैं। तो
तो इसका मतलब पर्सन्स जो व्यक्ति हैं वो सेम नेचर और टेस्ट के हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स, पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर एंड टेस्ट। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर्सन ऑफ द सेम नेचर की जगह कैरेक्टर हो सकता है, सेम कैरेक्टर भी हो सकता है, और टेस्ट की जगह रेलिस हो सकता है, रेलिस मीन्स होता है स्वाद, या इसी तरह का कोई सिनोनिम्स है, नेचर की जगह कैरेक्टर, कैरेक्टर की जगह क्वालिटी अगर हो सकता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर्सन्स ऑफ द सेम क्वालिटी एंड टेस्ट। अगर इसका यूज किया जाए तो कैसे हो सकता है कि द लीडर्स आर ऑल लीडर्स आर birds the same feather। चूँकि वीडियो छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और आज जो आप पढ़ रहे हो ये सब के सब बहुत ईजीएस्ट हैं। तो 10 हो गया है, 2 और हम लोग देखेंगे और 12 के दम को पूरा करेंगे। 11वां है बिटवीन शीला, SCYLLA, शीला। देखो इसको साइला भी बोल सकते हैं और शीला भी बोल सकते हैं, आप साइला बोलो या शीला बोलो। एंड बिटवीन शीला एंड बिटवीन साइला बोलो ये इसे, या शीला बोलो, ठीक है। बिटवीन शीला या साइला, वैसे शीला भी बोलते हैं लोग और इसको साइला भी बोलते हैं, यानी कि साइला एंड कैरिब्डिस। दरअसल इसको थोड़ा सा समझना होगा, याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। दरअसल जो शीला है ना, ये होमर ने एक लिखा है जो मीथ है, यानी कि पौराणिक कथा है, उसमें ये 6 सिर वाले दानव के बारे में लिखते हैं। दरअसल ये जो दानव होता है ना, 6 सिर वाला दानव, ये चारों तरफ से पानी होता है और यहाँ पर होता है साइला। तो मतलब एक ऐसा दानव होता है जो चारों तरफ से पानी होता है और बीच में होता है, ये दानव होता है। और जो कैरिब्डिस है, ये उत्तर यहाँ पर स्थित एक दानव, ऐसा दानव है जो शिप को ये पूरी तरह से तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। शिप को पूरी तरह से तबाह और नष्ट करने का मतलब इसे शिप डिवोरिंग बोलेंगे। शिप डिवोरिंग यानी कि जो पूरी तरह से जहाज़ों को, नावों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो जो उत्तर की तरफ है, अब ये बताओ कि यहाँ पर एक 6 मुँह वाला दानव है और यहाँ पर एक ऐसा राक्षस है जो सारे शिप तक को वो पूरी तरह से डिवोर कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, तोड़ मरोड़ देता है, डुबो देता है, और आप यहीं पर पड़े रहो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ना उधर जा सकते हो ना इधर आ सकते हो, ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, यानी कि बिटवीन साइला एंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिटवीन साइला एंड कैरिब्डिस है। ये देखो गलत हो गया है, कैरिब्डिस है। कैरिब्डिस यानी कि इसका मतलब हो गया, देखो फिर से, बिटवीन साइला एंड कैरिब्डिस का मतलब हो गया कि एक 6 सिर वाला दानव और एक पूरी जहाज को ख़त्म कर देने वाले दानव, दोनों के बीच में होना। इसका मतलब हो जाएगा टू बी इन ग्रेट डेंजर, यानी कि बहुत बड़े खतरे में होना। टू बी इन ग्रेट डेंजर, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, टू बी बिटवीन टू ग्रेट डेंजरस।
डेंजरस, टू बी बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, या डेंजरस थिंग कर सकते हो, है ना। टू बी बिटवीन टू ग्रेट डेंजरस थिंग्स, यानी कि दो खतरनाक चीज़ों के बीच में पड़े रहना। इसका मतलब हो जाएगा बिटवीन साइला एंड कैरेब्डिस। वैसे भी आप कह सकते हो बिटवीन साइला 6 मुंह वाला दाना और कैरेब्डिस, यानी कि जो समुद्र में नावों को पूरी तरह से डिवोर कर देता है, उसके बीच में होने का मतलब हो गया टू बी इन ग्रेट डेंजर या टू बी बिटवीन टू ग्रेट डेंजरस थिंग्स। अच्छा, ये जो कैरेब्डिस या चैरेब्डिस, कुछ लोग चैरेब्डिस कहते हैं और कुछ लोग कैरेब्डिस कहते हैं, कैरेब्डिस। तो इसको देख लेना कि क्या आप पढ़ रहे हो। कैरेब्डिस भी बोला जाता है और चैरेब्डिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मा। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। अब इसको जब आप देखोगे ना तो इसका अर्थ वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि आप मतलब इसका सिनोनिम्स आप जान जाओगे और परीक्षा में लिख दोगे। अब बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में। डेविल मीन्स होता है सैटन मीन्स होता है शैतान। सैटन मीन्स होता है बिलजेबब। सैटन मीन्स होता है डेलियल। सैटन मीन्स होता है बेलियल। और डीप मीन्स होता है गहरा, और सी मीन्स होता है समुद्र। अब देखो, आप बीच में पड़े हो, बिटवीन किसके बीच में? एक डेविल है, शैतान है, और डीप सी है, दूसरी तरफ समुद्र है। एक तरफ आप जाओगे शैतान आपको खा जाएगा, एक तरफ जाओगे तो समुद्र है। तो देखो, आप कहीं पर रुके हुए हो, कहीं पर फंसे हुए हो, और एक तरफ डेविल है और दूसरी तरफ डीप सी है, यानी कि गहरा समुद्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया टू बी या टू फॉल इन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। ठीक है, दो कठिनाइयों में पड़ जाना, एक तरफ शैतान हो, एक तरफ समुद्र हो। और इसमें देखो, इसमें खतरे में पड़ जाना कि एक तरफ 6 सिर वाला दाना हो और एक तरफ कैरेब्डिस ये भी दाना हो, जो दोनों तरफ से आपको खतरे हों, खा जाएं, यानी कि मार डालें। और ये एक तरफ शैतान हो और एक तरफ गहरा समुद्र हो, तो ऐसा मतलब कि दोनों परेशानी में आप फंसे हुए हैं। तो इन दोनों में अंतर आप थोड़ा सा जानिएगा और तैयार करते रहिए। ये तीसरा पार्ट है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए या बार बार कॉपी पर जो नोट्स बुक लिखे हैं, जो नोट है आपके, उसको पढ़िए, तो ये चीज़ें याद होंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।